हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रियंका और आज अपनी AIBE की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपने अगले लेक्चर के साथ मैं आज फिर आपके लिए 20 क्वेश्चंस लाई हूँ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो पेपर्स में पहले आए हैं और अब फिर आने की उम्मीद है। आज के जो हमारे 20 क्वेश्चन है उसकी शुरुआत जो हम करेंगे वो करेंगे अपने एक विटनेस वाले क्वेश्चन से। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। जो कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस का टेस्ट होता है वो कैसा होता है? इज़ इट बीइंग इंटेलिजेंट, मस्ट बी मेजर, मतलब उसका विटनेस का इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, मेजर होना ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ क्वेश्चन और केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ क्वेश्चन एंड गिविंग रैशनल आंसर। तो इन चारों में से हमारा जो परफेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर डी। कई लोग इसको मेजर को मार्क करेंगे, ऑब्वियसली 18 का होना ज़रूरी होता है, मगर कभी कभी आपने एक एक्सेप्शन पढ़ा होगा कि एक बच्चा अगर 18 का नहीं भी है बट उसको वो मेच्योर एनफ है कि वो चीज़ों को समझ रहा है और अंडरस्टैंडिंग रख रहा है, तो उस केस में आप उसको विटनेस कंसिडर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ऐसा क्वेश्चन था जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपका सही आंसर है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और रैशनल आंसर गिविंग होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन इज विच वन इज एक्सेप्शन एज रूल ऑफ हियरसे एविडेंस। हियरसे एविडेंस क्या होता है? जो कानों से सुना हुआ एविडेंस है। तो इनमें से ऐसा कौन सा एक्सेप्शनल रूल है हियरसे एविडेंस का? फैक्ट्स रिगार्डिंग कैरेक्टर ऑफ एक्सक्यूज, फैक्ट्स फॉर्मिंग प्ली ऑफ एलिबाई, फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन और डाइंग डेक्लेरेशन। हमने डाइंग डेक्लेरेशन के बारे में पढ़ा है। हम जानते हैं कि डाइंग डेक्लेरेशन के टाइम पे हियरसे एविडेंस को कंसिडर किया जा सकता है, तो आप इसको कंसिडर करेंगे, बाकी सब में प्रूफ चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज ट्रीटेड एज ए प्रिविलेज्ड इफ कम्युनिकेशन जो हस्बैंड एंड वाइफ की है उसको प्रिविलेज समझा जाएगा अगर कम्युनिकेशन कैसी होगी? वॉज मेड ड्यूरिंग मैरिज विद प्रॉमिस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, वॉज मेड ड्यूरिंग मैरिज इवन विदाउट प्रॉमिस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, is made after marriage and was made before marriage with promise of confidentiality। तो उसी कम्युनिकेशन को प्रिविलेज समझा जाएगा जो कम्युनिकेशन की गई ड्यूरिंग मैरिज और बिना प्रॉमिस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब उसमें कोई कॉन्फिडेंशियल रखने का कोई प्रॉमिस नहीं था, तो उसको आप इसमें कम्युनिकेशन को प्रिविलेज्ड मानेंगे। लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इवन विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट ड्यूरिंग। लीडिंग क्वेश्चंस पूछने का जो परमिशन होता है वो कोर्ट में कब मिलता है? एग्जामिनेशन इन चीफ, री एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन या ऑल द अबव। हमने LLB में बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़ा है। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान लीडिंग क्वेश्चन पूछने का पूरा अधिकार दिया जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड एविडेंस। तो एविडेंस से आप क्या समझते हैं? हमारे ऑप्शंस है एवरी फैक्ट कनेक्टेड विद द केस, हर वो फैक्ट जो केस से कनेक्टेड है, फैक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, जो कोर्ट ऑफ लॉ में इंट्रोड्यूस्ड है, बोथ या नन, इनमें से कुछ भी नहीं। एविडेंस इनमें से कुछ भी नहीं है। हर वो फैक्ट जो केस से कनेक्टेड है वो भी एविडेंस नहीं है। फैक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ भी हमारा आंसर नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा आपका नन। What is fact in issue? Fact in issue क्या है? Facts involved directly? No. Necessary facts to arrive or determine rights, liability, community? No. Both और none. इसका आंसर भी none होगा। Fact in issue वो facts होते हैं जो proper issue की तरफ लेके जाते हैं। Next is relevant fact. Relevant fact क्या होता है? Facts logically relevant to any facts in issue. ऐसे facts जो कि logically relevant है किसी भी issue में। फैक्ट्स लीगली रेलेवेंट टू एनी फैक्ट इन इशू, बोथ या नन। तो बहुत ही लॉजिकल सी बात है, लॉ के हिसाब से वो रेलेवेंट है या नहीं है, बट लॉजिकली वो रेलेवेंट होने चाहिए। लॉ में बेशक ना भी रेलेवेंट हो तो उसको रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन सा इनमें से वैलिड जो करेक्ट है? इट इज़ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, the party has no choice but to accept and sign the contract, both A and B, the consent is not a free consent। तो इनमें से कौन सा सही है स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट के लिए? बोथ A and B। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए और उसमें चॉइस नहीं होनी चाहिए। पार्टी हैज़ नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट एंड साइन द कॉन्ट्रैक्ट, बस या तो एक्सेप्ट करो और साइन करो उसको। उसके बाद एज ए जनरल रूल एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन। जनरल रूल के हिसाब से एक एग्रीमेंट जो बिना कंसिडरेशन के बना है वो एग्रीमेंट कैसा होता है? वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, अनलॉफुल। बहुत ही क्लियर है, वो एग्रीमेंट हमारा वॉइड माना जाता है क्योंकि उस एग्रीमेंट का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कॉन्टीजेंट एग्रीमेंट बेस्ड ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट अंडर सेक्शन 36 इज। एक कॉन्टीजेंट एग्रीमेंट जो कि इम्पॉसिबल इवेंट पे के अंडर हुआ है
सेक्शन 36 के अंडर, तो वो कैसा एग्रीमेंट समझा जाएगा? वॉइड, वॉइडेबल, वॉइड टिल इम्पॉसिबल इज़ नोन, और वॉइड व्हेन इवेंट बिकम इम्पॉसिबल। तो बिल्कुल ही वॉइड माना जाएगा, क्योंकि कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट अगर वो इम्पॉसिबल इवेंट पे बेस्ड हुआ है तो वो वॉइड ही है। जो इवेंट ऐसा है जो इम्पॉसिबल ही है, मैं ये कह दूं कि अगर ईस्ट वेस्ट हो जाए तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार हूँ, तो वॉइड ही है ना, उसका कोई सेंस ही नहीं है आपके आगे एग्रीमेंट का। नेक्स्ट इज द कॉन्सेंसस एड इडम मीन्स। जो कॉन्सेंसस एड इडम है उसका क्या मतलब है? जनरल कंसेंसस, रीचिंग एन एग्रीमेंट, मीटिंग ऑफ माइंड्स अपॉन सेम थिंग्स इन सेम सेंस, या ऑल दैट। तो इसका आंसर है हमारा मीटिंग ऑफ माइंड्स अपॉन द सेम थिंग इन अ सेम सेंस। सेम सेंस में अलग अलग लोगों का एक ही चीज़ पे मीट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फेमस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कॉरपोरेशन ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज एक्सेप्टेड ऑन बीइंग। इस केस में आपने स्मोक बॉल वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार पढ़ा होगा। ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि कॉन्ट्रैक्ट जो था वो एक्सेप्ट किया गया ऑन बीइंग क्या? कम्युनिकेटेड, रिफ्यूज्ड, एक्टेड अपॉन, एडवर्टाइज्ड। एक्टेड अपॉन। उसके बाद इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन डज नॉट मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंसिडर किया जाता, डज नॉट मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर इनएडिक्वेट है कंसिडरेशन तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। तो अनइन्फोर्सिएबल, वॉइडेबल, वॉइड, या नाइदर वॉइड और वॉइडेबल। सिंपल सा है वॉइड। अ जस्ट इन पर्सोनम, जस्ट इन पर्सोनम मीन्स अ राइट अगेंस्ट। जस्ट इन पर्सोनम, पर्सोनम मतलब पर्सनल, तो यहाँ पर जस्ट इन पर्सोनम मीन्स स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक थिंग, पर्सन एट लार्ज, नन ऑफ द दिस। स्पेसिफिक पर्सन, क्योंकि आप जस्ट इन पर्सोनम एंड जस्ट इन रेम होता है। रेम इज़ सोसाइटी एंड पर्सोनम इज़ पर्सनल, तो आप पर्सन मतलब स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं। उसके बाद एक्सपोजर ऑफ गुड्स बाय ए शॉपकीपर। एक शॉपकीपर अगर एक्सपोजर ऑफ गुड्स कर रहा है तो वो क्या करना चाह रहा है? ऑफर फॉर सेल, ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर, या एक्सेप्टेंस। वो इन्विटेशन टू ऑफर कर रहा है, ठीक है, ताकि सामने वाला आके उसको प्राइस ऑफर करे। उसके बाद एन अग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड इज। एक अनमैरिड रहने का अग्रीमेंट बनाना क्या है? वैलिड है, वॉइडेबल है, अनइन्फोर्सिएबल है, या वॉइड है? वॉइड है, क्योंकि अनमैरिड रहने का जो एग्रीमेंट होता है वो कोई सेंस नहीं है उसकी, वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल एट लॉ इज़। एक ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल होता है लॉ में, उसको क्या बोलते हैं? इन्फोर्सिएबल एक्सेप्टेंस, अप्रूव्ड प्रॉमिस, एक्सेप्टेड ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट। हम इसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जो भी ऑफर आपका एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल है वो कॉन्ट्रैक्ट है। फिर एन एग्रीमेंट शैल बी वॉइड। एक एग्रीमेंट वॉइड कब माना जाता है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय वन पार्टी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय बोथ पार्टी, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, या ऑल द अबव। तो एक एग्रीमेंट वॉइड तब माना जाता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय बोथ पार्टीज। वॉइड एग्रीमेंट सिग्निफाइज। वॉइड एग्रीमेंट आपको क्या बताता है? एग्रीमेंट इलीगल इन नेचर, एग्रीमेंट नॉन इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, एग्रीमेंट वायोलेटिंग लीगल प्रोसीजर, एंड अग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। बहुत ही क्लियर है, जो इन्फोर्स ही नहीं किया जा सकता लॉ में वो एक वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि बाद में अगर वॉइड होता है तो उसको वॉइडेबल बोलते हैं। इलीगल नेचर का होता है तो वो वॉइड नहीं होता। इलीगल में खाली, वॉइड में खाली इलीगल नहीं आता, वॉइड में हर वो चीज़ आ जाती है एग्रीमेंट जिसका कोई सेंस ही नहीं है, जो बेसलेस है। उसके बाद द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स। जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो क्या बनता है? प्रॉमिस अंडर सेक्शन 2B, अग्रीमेंट अंडर सेक्शन 2E, कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 2H, एंड नन ऑफ द अबव। तो वो होता है प्रॉमिस अंडर सेक्शन 2B। लास्ट क्वेश्चन इज ऑफर अंडर सेक्शन 2A इज। ऑफर क्या होता है सेक्शन 2A में? कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, सजेशन बाय वन पर्सन टू अनदर, willingness to do or abstain from doing an action, order to abstain the assent of other thereto, or none of the above। तो हमारा इसका आंसर है willingness to do or abstain from doing an action, order to abstain the assent or other thereto। This is offer of section 2A। 2A का बेयर एक्ट खोल के आप ऑफर का डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन, आप इसको पढ़ें। उम्मीद करती हूँ कि आपकी AIB की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 9953308400। टिल देन कीप शेयरिंग माई वीडियो एंड कीप लाइकिंग। थैंक यू।